नमस्कार, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज एक ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में एक ख़ास शख्स से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो शिक्षक भी हैं, साहित्यकार भी है और राजनीतिक विश्लेषक भी है, संतोष शेखर सर। हम उनसे बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पर। स्वागत है। धन्यवाद। नेटवर्क को हमारी तरफ से बधाई हो, शुभकामनाएं कि जन नेटवर्क ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया और अपना विचार रखने का। सबसे पहला सवाल कि जातीय जनगणना पर आपकी क्या राय है? क्या यह सही फैसला है या गलत फैसला है जो जातीय जनगणना बिहार में चल रही है? देखिए, जातिगत जनगणना वो सेकेंडरी मैटर है। अगर जातीय जनगणना को अगर हम लोग देखें तो इसको दो स्तर से हम लोग एक सामाजिक विचारक होने के नाते दो स्तर से देखते हैं। पहला, हम यहाँ कह सकते हैं कि अब तक कोई भी ऐसी पार्टी बताइए जो किसी जाति या धर्म को लीड नहीं करती हो। क्या उन लोगों के, जिन लोगों को हम अपना जाति का नेता मानते हैं, अपने धर्म का नेता मानते हैं या अपना नेता मानते हैं, चाहे जो भी हो, अगर उन लोगों के आने से क्या उस जाति, उस धर्म के लोगों का कल्याण हो पाया है? क्या नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो क्या इसकी गारंटी है क्या कि ये लोग जातिगत जनगणना करा करके क्या हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे? ये सब बरगलाने की राजनीति है और इससे राजनीतिक फ़ायदा होगा। सामाजिक फ़ायदा एकदम 100 होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी हम देते हैं। आप हमसे लिखवा लीजिए, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि इसको सामाजिक स्तर पर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस फ़ायदा एक ही को होगा और वो नेताओं को होगी, दूसरा किसी को फ़ायदा नहीं होने लेकिन वाला। सरकार तो कहती है इससे सामाजिक संरचना में सुधार होगा, इससे हम नई तरीके से लोगों की पहचान कर पाएंगे, गरीब लोगों की, इसके लिए हम योजना बना पाएंगे उनके विकास के लिए। देखिए, आज के डेट में आरक्षण है। क्या आरक्षण के कारण उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है? सरकार इस नीति को बदले ना, हम लोग साथ हैं, हम लोग हर मामले में सहायता करेंगे, हम अपना विचार देंगे। सरकार ये नहीं करेगी। और जातिगत जनगणना, देखिए, इससे हमको लगता है कोई फ़ायदा नहीं। और जहाँ तक आपका है कि आपका क्या कहना है कि सरकार कह रही है कि इससे हम गरीबी, इस जनगणना के जरिए हम सभी वर्गों के गरीब लोगों की पहचान करेंगे, उन्हें चिन्हित करेंगे, उनके लिए विकास की, जन कल्याण की नई योजनाएं लेकर आएंगे। नई योजना बनाने की जहाँ तक की बात है तो सरकार के पास में आज सारी मतलब क्या कहते हैं इसको, सारा सिस्टम तो सरकार के हाथ में है। क्या आज तक, देखिए, आज़ादी से पहले, आज़ादी होने के साथ भी गरीबी हटाओ और शिक्षा बढ़ाओ, क्या आज तक ये हो पाया है? तो आदिकाल से होते आ रहा है और ये सब होता रहेगा। जातिगत जनगणना बस एक जातीयत स्टंट है। और सारी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मजबूर हैं कि हम करें या ना करें, हम लोग को सब चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन सामाजिक एक विचारक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इससे समाज को, युवाओं को कोज फ़ायदा नहीं है। कि आज कोई बेरोज़गार पर डिस्कस कर रहा है? क्या किसान के किसी मुद्दे पर डिस्कस हो रहा है देश में? नहीं हो रहा है। आज बिहार की दशा देखिए ना, आज अगर देखें तो हर किसान तरस रहा है। अगर आप 5 बीघा अगर गेहूं की खेती किए हैं तो आपको 1 बोरा मिलता है यूरिया। क्या यूरिया पर कोई है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या कोई डिस्कस करने के लिए कोई नेता आपको दिखेगा? शिक्षा के मुद्दा पर कोई दिखेगा? बस जातिगत गणना एक खिलौना है, बंदर के हाथ में बैलून है, उसको लेकर के फोड़ना है। अब फोड़ने पर फ़ायदा किसको होगा? तो राजनीतिक दलों को। समाज जिस धर्रे पर है, जिस बुराई में है, जिस चीज़ से तरस रहा है, जिन चीज़ों के लिए, वो सदा तरसती रहेगी। समाज को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या कल हम अपना जात का टिकट लेकर घूमेंगे क्या कि हम फलाने जात से हैं, हमको ये नौकरी मिल जाएगी? नहीं बाबा, ये सब कुछ नहीं है, बस राजनीतिक स्टंट है। यानी आपके हिसाब से जातीय जनगणना एक गलत फैसला है? देखिए, फैसला गलत है या नहीं है, इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि इससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला है। समाज को नहीं मिलेगा फ़ायदा, गारंटी है। अगर ऐसा ही होना रहता तो आरक्षण है ना भाई, अब तो 10% भी आरक्षण हो गया। जो भी था, क्या मंडल कमीशन आई, सारी चीज़ें हैं। इससे क्या फ़ायदा मिला? क्या उन लोगों को फ़ायदा हुआ? हम कहते हैं कि आज फलाने नेताजी फलाने जात की राजनीति करते हैं, क्या आज उन लोगों, आज वही सरकार में है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो भी हो, तेजस्वी यादव, क्या इससे उनके जाति के लोगों को फ़ायदा हो गया? क्या वो मंत्री बने? जी। नीतीश कुमार मंत्री बने, क्या अपने जाति के लोगों को कुछ कर पाए? क्या किए बोलिए? या युवाओं के लिए क्या किए तेजस्वी यादव? किसी ने कुछ नहीं किया और इससे किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि अब तक जो जनगणना होता है इसके जरिए उसे लोगों के बारे में आंकड़ा नहीं, सार्वजनिक नहीं हो पाता है कि किस जाति में कितने गरीब हैं। सरकार ये कहती है कि इससे हम आंकड़ा लेके आएंगे कि इस जाति में इतने लोग गरीब हैं, इनके पास सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक तौर से इतने गरीब हैं। सरकार के जो ये पक्ष देती है सरकार, इसको क्या सिर्फ एक राजनीतिक पक्ष है, अपने वोट बैंक को साधने का जरिया है, या फिर सच में कुछ
ऐसा इस आंकड़े से आएगा तो कुछ गरीबों के लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। देखिए, इससे समाज को कोई जन कल्याण की बात नहीं है। हमने कहा ना कि एक राजनीतिक स्टंट है। सरकार या जो जिस जात को जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग कहेंगे हमारी इतनी % है और हम उस % के अनुसार हम राजनीतिक पक्ष संभालेंगे और राजनीतिक अपना दबिश बनाने के लिए। और इसे देखिए, समाज में एक, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जाएंगे। कैसे? अब एक गांव में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग होते हैं। उस समाज में, उस गांव में जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ बोलबाला ज़्यादा होगा, वहाँ जो कम जनसंख्या वाले लोग होंगे उसमें असामाजिक संतुलन फैलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होना एकदम तय। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बुरा होगा समाज के लिए। आज जो जनरल भाईचारे के साथ जो लोग आसानी से अपना जीवन जी लेते हैं उन लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त हो जाएगा, मेरा मानना। अब हम शिक्षा व्यवस्था पर लौटते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब वो गया में समाधान यात्रा पर थे तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मगध यूनिवर्सिटी में जो समय सेशन लेट हो रहा है इस पर ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर हम सुधार करेंगे। तो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था के हालात हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सच्चाई तो ये है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, शिक्षा पर लोग ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। और शिक्षा पर इसलिए ध्यान नहीं देना चाहते हैं कि अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो इनकी राजनीतिक जो पिटारा है ना वो बंद हो जाएगा। आज नीतीश कुमार को याद आ रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी, बिहार यूनिवर्सिटी की दशा देखिए, जो स्थिति है। 3 साल की डिग्री 5 साल में भी अगर मिल जाए तो राम भरोसे नहीं होती है। दूसरी नंबर, जहाँ तक आज नीतीश कुमार जी को याद आया है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। इतना दिन से कहाँ थे? क्या वो यूनिवर्सिटी का जो सेशन है क्या आज से लेट चल रहा है? क्या वो 10 दिन से चल रहा है? वर्षों से। भाई, आपकी सरकार नहीं थी उस समय भी आप इसी मुद्दे को उठाए होंगे। आज देख रहे हैं कि सरकार फिर नया चुनाव होने वाला है तो फिर उसी मुद्दे को लेकर के दोहरा रहे हैं। आप तो सरकार में है ना भाई। आप तो देखिए, सरकार में होना, आप एक कोई डिसीजन लेते हैं तो उस चीज़ का प्रभाव अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री में है तो पूरे देश पर पड़ेगा, राज्य में है पूरे राज्य में पड़ेगा। और आपके पास क्या है? पूरा तंत्र है, सिस्टम है, पूरा सिस्टम है सरकार की। और उस सिस्टम से आप क्या नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ सुधारने की लोगों की मंशा नहीं है। शिक्षा का तो स्थिति ये हो गया है जिसके बारे में मतलब हमको लगता है कि सबसे बुरा वक्त है शिक्षा का। शिक्षा के नाम पर और गरीबों की सेवा के नाम पर ये सब नाटक हो रही है, नाटकबाजी कर रही है सरकार। इसके अलावा दूसरा कुछ हमको नहीं दिखता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना है कन्या उत्थान योजना। उस पर आपकी क्या राय है और क्या ये योजना ज़मीन पर, धरातल पर लागू हो पाया है सही तरीके से या नहीं? देखिए, हमको तो हंसी आता है। ये कन्या उत्थान की जो बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य है समाज का कि आज गरीब के बच्चे स्कूल पहुंच नहीं पा रहे हैं, कॉलेज पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि उनको एडमिशन के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये चाहिए। फिर फॉर्म भराएगी तो 5 से 6 हज़ार रुपये चाहिए। पहले क्या होता था, एक बार ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए, आपको 3 साल की डिग्री, आप उसी के साथ चलेंगे। आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराएंगे, फिर सेकेंड में करेंगे, फिर थर्ड में करेंगे, सबका फिर फॉर्म भराएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये शिक्षा एक खेती का, एक बिजनेस का फंडा बना दी है सरकार। और जहाँ तक रहा कन्या उत्थान, अरे भैया, जब सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों के कारण गरीब के बच्चे अगर स्कूल और कॉलेज में पहुंचेंगे ही नहीं और पास होंगे ही नहीं तो फिर आप कन्या उत्थान किसको देंगे भाई? आज के डेट में देखिए कि मेरे पास एकदम रिकॉर्ड है, आप जा कर के, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग पूछिए लोगों से, बात कीजिए। ग्रामीण जिन बच्चों के माँ बाप की 200-300 की मजदूरी करते हैं, जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसके माँ बाप रेहड़ी सब्जी बेच करके अपना जीवन यापन करता है, वो बच्चे एडमिशन में 4,000 रुपये, 5,000, फिर फॉर्म भरने के लिए 5 से 6,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? उनके पास है नहीं। वो तो न एडमिशन लेंगे न फॉर्म भरेंगे, तो फिर किसको दे रहे हैं आप? इसका फ़ायदा किसको है? सिर्फ सरकार ये दिखावा कर रही है, दूसरा कुछ नहीं है। बस गरीब आज के डेट में हज़ारों की संख्या में, आप रिकॉर्ड पता कर लीजिएगा। आपका ये क्या कहते हैं, इंटर के एडमिशन में, ग्रेजुएशन में तो सफाई एकदम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है गरीबों की एकदम सफाई लेस है, बहुत कम है भाई। लेकिन सरकार कहती है कि वो शिक्षा पर 20% से ज़्यादा बजट अपना खर्च करती है, फिर भी ये हाल है, तो इसको कैसे देखते हैं? दुर्भाग्य है कि सरकार कहती है कि 20% हम खर्च कर रहे हैं और लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपको जब कन्या उत्थान देना है तो आप भाई कर दीजिए ना, पूरा फ्री कर दीजिए एजुकेशन।
आप कहते हैं कि ये फ़ायदे की क्या नाम है, बिजनेस का बात नहीं है। अगर शिक्षा को अगर बिजनेस क्या नाम है उसको क्या कहते हैं उसको व्यापारीकरण नहीं किया जा रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्यों आप खोल दीजिए ना, आप कर दीजिए जीरो क्या कहते हैं, एडमिशन में भी नहीं लगेगा, फॉर्म भरने में भी लगेगा, तब हम मानेंगे कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। या तो 10,000, अरे भाई या तो शिक्षा जो बिहार की दशा ये हो गई है कि 10 मतलब ये प्राइवेट जो कोचिंग है ना, आप पहुँचेंगे शहर में देखेंगे तो 4 से 5 शहर में कोई भी बढ़िया टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो भी पढ़ाते हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं, 4-5 शहर में करा देते हैं लोग, साल भर 12 महीने 1.5 साल 2 साल लोग भी पढ़ा देते हैं उसी में। अगर ट्रैक इसमें क्या नाम है उसका, अगर कोर्स में एनरोल हुए हैं तो सरकार क्या है 4 से 5 शहर में वहाँ पढ़ा देती है, प्राइवेट संस्थान के इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ क्या हो रहा है 10 से 12 हज़ार साल में ले रही है, यानी सरकारी संस्थान जो है प्राइवेट संस्थान से भी महंगी हो गई है। सरकार कहती है कि 20% खर्च करते हैं और गरीबों को शिक्षा दे रहे, नहीं बाबा हमको ये नहीं बर्दाश्त होता, हमको ये नहीं पछता है बात की सरकार ऐसी कर रही, बस व्यापारीकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ और कहती है। अब आते हैं शराबबंदी के मसले पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू किया। इसके बाद हम देखते रहते हैं, आए दिन ये खबरें आती रहती है कि जहरीली शराब पीने से इतने की मौत, कुछ दिन पहले ही छपरा में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जो पिएगा सो मरेगा। तो क्या बताइए कि शराबबंदी का फैसला आपके नज़र में सही है या गलत है, और क्या किया जाए कि हम शराबबंदी को बिहार सरकार धरातल पर ठीक तरीके से लागू कर सके? देखिए, शराबबंदी फैसला बहुत अच्छा था। हम लोग उस समय मानते थे कि बहुत एक नई दिशा देंगे। आज फ़ायदे हुए हैं, इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो गरीब पहले 500 रुपये 200 या 500 कमा करके 2 से 500 पूरा पी जाता था, घर में जा कर के विवाद करता था, ये सब ठीक है कि ये सब में सुधार हुआ है। लेकिन आज के डेट में भैया आप कह रहे हैं कि शराब बंद है, फिर घर घर जो होम डिलीवरी हो रहा है, कहाँ आज जो है कि आप आसानी से बोतल खरीदिएगा ना, पानी का बोतल खरीदने जाइएगा तो आपको दुकान खोजना होगा और आपको पानी के दुकान पर जा कर के बोतल खरीदना होगा पानी का। लेकिन अगर दारू चाहिए तो आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये सरकार की नाकामी है। यानी शराब की होम डिलीवरी हो रही है, बस उसका तरीका बदल दिया गया। इससे सरकार की हज़ारों करोड़ रुपए जो राजस्व में आता था वो माइनस हो गया है ना। राजस्व का हज़ारों करोड़ का नुकसान है। और ये सारी जो आज के डेट में जो फ़ायदे हैं, बस 2 को फ़ायदा है। पुलिस तंत्र मालामाल हो गया है और पुलिस तंत्र से जुड़े हुए जो हमारे समाज के जो राज्य के देश के नेता हैं उनका तो खैर चांदी चमक गया है, दूसरा कुछ नहीं। आज शराब होम डिलीवरी है। यानी सरकारी तंत्र की विफलता के कारण ही शराबबंदी असफल हुई है अभी तक। एकदम बिल्कुल। सरकार चाहेगी, हमने कहा ना कि सरकार के पास सारा तंत्र है, सिस्टम है। एक सिस्टम के तहत अगर सरकार चाहेगी तो देखिए, सरकार में वो क्षमता होती है, कानून में वो क्षमता होती है कि आपके पास कल है ना, कल पानी वाला कल, अगर सरकार चाहेगी ना तो आप अपने कल की पानी आप अपने बिना सरकार की अनुमति से नहीं पी सकते हैं। ऐसा सिस्टम है, आपके पास पूरा तंत्र है। लेकिन क्या है, दारू बॉर्डर सील रहेगा भैया तो दारू बिहार में पहुंच जाएगी, सवाल नहीं। आखिर कैसे पहुंच रही है? क्या बिहार का सारा बॉर्डर खुला हुआ है? अगर खुला हुआ है तो फिर बिहार की पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस कर क्या रही है भाई? 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी अगर बॉर्डर पर लगी हुई रहती है, फिर भी क्या ये ड्रोन से आ रहा है क्या हेलीकॉप्टर से लेकर के बिहार में लैंड कर दिया जा रहा है? अगर हेलीकॉप्टर से भी आ रही है तो सरकार की नाकामी है। आज दुर्भाग्य है, समाज को आज हज़ारों करोड़ रुपए बिहार माइनस में जा रहा है। इस बात का कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है, कहीं से दुख की बात नहीं। लेकिन एक तरफ इकोनॉमिकल घाटा, समाज में जो बुराई थी जैसे को तैसा और बढ़ गया है जी, और बढ़ गया। देखिए, भ्रष्टाचार आज कैसे आ गया है। शराब पहले अगर बिक जाता था तो लोग आसानी से खरीद कर पी लेता था, सस्ता था। हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि शराबबंदी गलत बात है, शराबबंदी अच्छी फैसला है, सरकार ने अच्छा किया है। लेकिन आज के डेट में जो नए युवा लोग जो आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज किसी को छीन लेते हैं, यानी अब दुगुना दाम दे के गलत पी रहे हैं, गलत जहरीला दाम दे करके जो जहरीले शराब पी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, स्प्रीट जो बिहार में हज़ारों लीटर हर रोज़ पकड़ा रही है, कहाँ जा रही है? आखिर आ रही है क्या स्प्रीट किसी नदी में है? बिहार के पास कोई नदी है जिसमें स्प्रीट निकलता है? कहीं ना कहीं तो दूसरे बोर्ड से आती है, दूसरे राज्य से आती है, बॉर्डर के माध्यम। फिर सरकार कर क्या रही है भाई? ये सब दुर्भाग्य है।
राजनीति में युवाओं की भागीदारी और शिक्षित लोगों की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले दिनों जयंत चौधरी ने कहा था, आप जिस पार्टी से जुड़ आते हैं उस पार्टी के पास भी एक युवा नेतृत्व है, जिन दिनों बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, सड़कों पर दिखते हैं। उनकी पार्टी ने वे आपके नेता हों या फिर जयंत चौधरी जो एक आरएलडी के नेता हैं, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए जो लड़ने की न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष से कम करके 21 वर्ष कर दिया जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक में, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए और शिक्षित लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए? इस पर आपके क्या विचार? देखिए, जहाँ तक जयंत चौधरी जी की बात है, ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन मेरे तरफ से मेरा भी एक सजेशन रहेगा सरकार को, सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक को। आज 15 से 16 साल के बच्चे आज बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं जी, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये जो वोटिंग राइट है ना, जो 18 से 16 कर देना चाहिए। वोटिंग राइट 18 से एकदम 16 कर देना चाहिए जी, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा नंबर, जब तक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी रहेगा तब तक हमारे देश की सत्ता इन चुट्टों के हाथों में रहेगी, जो सिर्फ दिखावा करेंगे कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तब तक उनके हाथ में सत्ता रहेगी। हम तो पूरे देश के युवाओं से आग्रह करते हैं कि भाई आइए और राजनीति कीजिए, समझिए। जब तक आप अपना अधिकार इन चुट्टों के हाथ में दीजिएगा तब तक हमारे देश का समाज और यही दशा में रहेगा। और हम सिर्फ विकास के नाम पर, रोज़गार के नाम पर सिर्फ हमारे हाथ में बैलून धरा दिया जाएगा और वो बैलून जो है कि उसका यूजलेस होगा। तो शिक्षा, जब तक समाज के शिक्षित वर्ग तरफ आप कहिएगा कि शिक्षा, सारे नेता चोर हैं, सारा भ्रष्टाचारी है और आप अच्छे हैं, तो आप कहिएगा कि हम राजनीति नहीं करेंगे। अरे भैया, जब आप अच्छे हैं और आप राजनीति नहीं करेंगे तो फिर कैसे कहिएगा कि नेता अच्छा होगा? और अच्छा नेता होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जब तक सिर्फ नौकरी रहेगा तब तक हमारे देश की सत्ता इन्हीं गलत लोगों के हाथ में रहेगी। इसलिए हम तो कहते हैं कि सब लोग शिक्षित आप मानते हैं कि राजनीति में शिक्षित लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए? एकदम बिल्कुल। हम जीवन के हर कदम पर शिक्षित राजनीति पाते हैं। अपने परिवार की अगर तुलना करें ना, अगर आप परिवार में 2-3 भाई बहन हैं, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है या कोई अच्छा कमाता है तो उसको आपके ही परिवार में आपके माँ बाप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आपका वहाँ इम्पोर्टेंस कम है। तो राजनीति को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है कि अच्छे लोगों के लिए राजनीति नहीं है। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, आप अच्छे हैं और राजनीति नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से आएंगे भैया? आप बताइए तो सही, कहाँ से आएंगे ये लोग? इसलिए आप अच्छे हैं तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, राजनीति कीजिए और कीजिए, बिल्कुल कीजिए, खुलकर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। रहिए जन नेटवर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।